नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण एंड ध्वनि एक चैप्टर है हिंदी का, हम उसे देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम आ रही है उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण पर आधारित ये वीडियो है। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद वर्ण एंड ध्वनि जो चैप्टर है हिंदी का, उसके संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम या फिर बिहार पुलिस एसआई हो उसके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। मैं हर एक पॉइंट कवर किया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण का। तो दोस्तों वर्ण क्या है? दोस्तों ये ध्वनि का सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है किसका? ध्वनि का। और इसे हम क्या कर सकते हैं? वर्ण ध्वनि का सबसे छोटी इकाई है जिसे हम बोल और लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण क्या होता है, तो दोस्तों हिंदी भाषा में वर्ण एक ध्वनि है जिनसे क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये भाषा की मूल इकाई है। वर्ण क्या है? ये एक भाषा की मूल इकाई भी है। और दोस्तों अगर हम इसका डिवीजन का बात करें तो जितने भी वर्ण है, वर्ण को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। 2 भाग में जनरली हम इसको बांटते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या क्या है। तो दोस्तों एक है वोवेल और दूसरा है कंसोनेंट, या हिंदी में हम बात करें तो एक को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका डिवीजन है। तो अगर हम स्वर का बात करें, ये देख रहे हैं स्वर। तो दोस्तों स्वर कितने हैं आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट नंबर ही पूछ लेता है एग्जाम में। और इसके बाद आप, क्योंकि ये केवल 13 है तो आपसे ये भी पूछ लेता है, कोई दे देगा यहाँ पे, जैसे अ आ ई उ ऊ ए ऐ में से कोई भी एक दे देगा, बोलेगा बताओ भाई इसमें से कौन स्वर है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। मैं जस्ट इस वीडियो के बाद एमसीक्यू जो इस पर आधारित होगा वो भी मैं जस्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। अभी के लिए फिलहाल आप ये थियोरेटिकल पार्ट को समझ लीजिए। तो दोस्तों स्वर कितने हैं? स्वर केवल और केवल 13 है। कौन कौन है? तो अ आ ई उ उह, ये री है। इसके बाद ए ऐ ओ औ अंग अह। तो इतना कुल 13 कितना है? तो 13 आपका स्वर है। अगर हम व्यंजन का बात करते हैं, ये देख लीजिए व्यंजन, ये व्यंजन। अगर हम व्यंजन का बात करते हैं तो क्या है? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग। मतलब इतना तो पूरा है, देख रहे हैं? मतलब क ख से लेके प फ तक, मतलब पूरा ये आपका क्या है? व्यंजन। और इसके साथ य र लव का कितना है? य र लव और क्या है? स, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये भी क्या है? ये भी आपका व्यंजन में ही आता है। अगर हम टोटल व्यंजन का बात करें तो ये 33 है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। व्यंजन कितना है? 13 और स्वर कितना है? 33। दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन भी है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन हमारे पास केवल और केवल 4 है। केवल और केवल 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? प्रमुख संयुक्त व्यंजन केवल और केवल 4 है, अक्षत्र, ज्ञ और स्र। भी मैं एक एक का परिभाषा पर भी आता हूँ। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप तो बता रहे कि स्वर क्या मतलब, स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए, संयुक्त व्यंजन भी बता दिए, बट इसका अगर हमसे कोई व्यंजन का परिभाषा एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों सब ये नीचे हैं, अभी हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में। जहाँ पर हम इसका डिवीजन करते हैं ना, वहाँ पर हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आगे है, हम लोग इसको देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों और एक बात आपको ध्यान रखना है, ये देखिए, ये अयोगवाह, ये अयोगवाह वर्ण क्या होता है? तो दोस्तों अंग और अह, इन दोनों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अयोगवाह वर्ण क्या कौन कौन सा होता है? अंग और अह। अब इसको हम अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ये क्या होता है? ये हमेशा क्या होगा? अयोगवाह वर्ण स्वर के, हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। व्यंजन से पहले आता है, समझ रहे हैं? अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, स्वर है तो अभी हम स्वर का वर्गीकरण देखते हैं कि स्वर को कितने भाग में बांटा गया। तो दोस्तों स्वर का उच्चारण क्या होता है? स्वर का उच्चारण में सबसे पहले हम बात करें तो ये कंठ और तालु का हम प्रयोग करते हैं स्वर के उच्चारण में। सिर्फ केवल और केवल किसका? कंठ और तालु का। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कंठ और तालु का उपयोग करते हैं, जीभ और होठ का उपयोग नहीं करते हैं स्वर के उच्चारण में, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह उच्चारण के आधार पर क्या होता है भाई? स्वर 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है? मूल स्वर, या जिसे आप हर्ष स्वर भी कहते हैं, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों मूल स्वर हम उसे कहते हैं कि जिस
स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता नहीं होती है, वो मूल स्वर होता है, या उसे हर्ष स्वर भी कहते हैं। मतलब वैसा स्वर आपने, अब मैं ऊपर आपको 13 स्वर 13 स्वर दिखाया ना कि 13 होता है, तो उसमें से कुछ ऐसे स्वर है जो केवल और केवल उसमें उसके उच्चारण के लिए दूसरा स्वर का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए अ केवल हो गया, ई उ ड़ी, ये ऐसे 4 ऐसे हैं जो मूल स्वर है। अभी दीर्घ स्वर हम आपको बताते हैं। तो दीर्घ स्वर क्या होगा? दीर्घ स्वर वैसा स्वर होगा जिसके उच्चारण में हमें मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आ, तो देखिए आ होगा, ठीक है। ई देखिए डबल ई, समझ रहे हैं? तो ये सब क्या, ये सब दीर्घ स्वर है। एग्जाम्पल और नीचे दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। अभी हम व्यंजन किसे कहते हैं, तो देख लीजिए व्यंजन वर्ण। अभी हम आपको स्वर का परिभाषा भी बता देते हैं। स्वर क्या होता है? तो मतलब स्वर एक ऐसा वर्ण है ना जिसका उच्चारण करने के लिए हमें ना मतलब किसी और का सहायता नहीं लेना पड़ता है, वह स्वयं से ही हो जाता है। लेकिन व्यंजन कैसे को क्या होता है, ये देखिए व्यंजन वर्ण। जब भी हम ये व्यंजन का बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण क्या है? स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण होता है, या और एक अनदर मतलब दूसरे तरीका से बात करें तो जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, हम उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ ड़ छ इत्यादि, ठीक है। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण हम जब देखते हैं तो दोस्तों व्यंजनों का जो वर्गीकरण करते हैं तो ये इसका भी हम 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा चौवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, कितना? चौवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये क्या है? ये आपका स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन केवल और केवल 25 है, याद रखिएगा। एक है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये कितने? ये केवल 4 है, ध्यान रखिएगा, य और लव। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तालम स, मूर्धन स, दंस ह, ये भी 4 है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो ये भी 4 है, अब ध्यान रखिएगा। ये सबको जोड़ करके अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? ये 25 4 29, 29 और 4 33 और 4 37 ना, 37। तो दोस्तों ये केवल ये 37 है। तो 37 अगर हम पूरा ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ देते हैं तो 37 हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब एक बार मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 33 व्यंजन था और ये 4 संयुक्त व्यंजन, तो 37 हो गया ना। तो मैं यही यहाँ पर भी आपको ये पूरा ऐड करके बताया। देखिए 25 4 4 4 मतलब 37 संयुक्त व्यंजन को इंक्लूड करके, और ये 37 होते हैं। अभी संयुक्त व्यंजन भी आप देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था अक्ष, ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? तो दोस्तों जिन व्यंजन की रचना में मतलब क्या होता है, 2 व्यंजन का जरूरत पड़ता है। जैसे देखिए क और स, ठीक है। त्र में क्या है? तौर है ना, 2 व्यंजन को एक साथ मिलाते हैं तो भाई नया व्यंजन बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। चलिए अभी हम परिभाषा के हिसाब से सबको देखते हैं कि भाई स्पर्श व्यंजन मतलब में क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया ऊपर, वही कहानी इधर भी है, देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन क्या होता है एक बार मैं देख लीजिए यहाँ पे। तो यार क वर्ग से लेके प वर्ग तक को हम क्या कहते हैं? ये 25 स्पर्श व्यंजन है, ये हमने भी बात किया था। और इसका उच्चारण स्थान देख लीजिए कहाँ से होता है। ये क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से स्पर्श होने पर इसका उच्चारण होता है। अंतस्थ व्यंजन का बात करते हैं तो ये क्या है? य और ल तथा वो, ये अंतस्थ व्यंजन है। और ये स्वर और व्यंजन के बीच में अवस्थित रहता है, समझ रहे? ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित रहता है, जो जीभ, तालु, दंत और ओठ को स्पर्श सटाने से इसका उच्चारण होता है। अब ट्राई मार सकते हैं, बोलिए। यो, देख रहे हैं हो रहा है संपर्क, रो लो हो रहा है ना। तो ऐसा करके आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद उस व्यंजन का हम बात करते हैं। तो उस व्यंजन में क्या होता है? तालम स, मूर्धन स, दंस और ह, ये उस व्यंजन है जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसे देखो ये उस व्यंजन, इन्हें याद रखें। प्रत्येक व्यंजन में अध्वनि, ठीक है, ये तो पता है ना कि जितना व्यंजन है सब में अ छुपा ही रहता है, ये तो हम आप पहले से भी जानते हैं। जैसे क बोलो तो अ, ख बोलो तो अ है ना लास्ट में। जैसे देखो अगर आप म बोलते हो, म यहाँ पे देखो, अगर आप म बोलते हो, म अगर आप म कहते हैं तो म के उच्चारण में क्या क्या आएगा? म प्लस अ आएगा ना।
तो देखो अ लास्ट में भी है, जैसे क बोलते हो क, तो क में क्या क्या आएगा, क प्लस अ है ना लास्ट में, तो ये तो आता ही है, ये तो हमको पता है। जो भी मतलब व्यंजन है उसमें तो भवेल आएगा ही लास्ट में, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं ध्वनियों के उच्चारण स्थान। यहाँ से इस टेबल से हमको लगता है कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इस टेबल पर ही आधारित रहता है। तो चलिए मैंने आपको अभी इस टेबल के बारे में बढ़ाना है क्या है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है ये वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे वर्ण, ये देखिए ये वर्ण, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ये याद कर लेना है, याद कर लेना प्लीज़। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंठ वर्ण, मतलब जिसका उच्चारण कंठ से होगा, क्या है ये, सबसे पहला देखो ये कंठ वर्ण है, तो मतलब जिसका उच्चारण कंठ से होगा तो क्या हो उसमें अ आ, क वर्ग पूरा मतलब क ख ग घ या, और विसर्ग और ह, इसका उच्चारण कंठ से होता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है ताल वर्ग, मतलब जिसका उच्चारण तालु से होता है, ई च वर्ग पूरा, य और स। चवर का मतलब क्या हुआ, च छ का पूरा, च छ ज झ वाह या यहाँ तक, ये पूरा, समझ रहे हैं। जैसे मूर्धन वर्ण है तो जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे री, टवर्ग पूरा, ये र और स, ठीक है। इसके बाद क्या है दंत वर्ग, मतलब जिसका उच्चारण दांत से होता है, तो त का पूरा, त थ द ध न, इसके बाद स और ल, ये क्या है, ये दंत वर्ग है, आप याद रखिएगा। इसके बाद ओष्ठ, मतलब जिसका उच्चारण ओठ की सहायता से होगा, तो उ, उफ, आप वर्ग पूरा, प फ, अब देख लो ओठ का ही, ओठ से ही होता है जनरली, ओठ आपका मतलब आपस में ये मतलब आपस में कांटेक्ट में आता है, तो ये ओठ वर्ण पूरा है, उ उह और पवर्ग पूरा, ठीक है। तो ये ओठ वर्ण है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ये कंठ या तालव्य वर्ग का बात करते हैं, तो ए ऐ जनरली इसमें आता है, ठीक है। ए और ऐ ये कंठ और तालु दोनों के मिक्सअप से होता है। एक कंठ ओष्ठ, मतलब जो कंठ मतलब गला और ओठ के मेल से आप जिसका उच्चारण कर पाओगे वो है ओ औ, ओ और औ, मतलब ओ और औ। इसके बाद क्या है दंतोष, मतलब जिसका उच्चारण दांत और होठ की सहायता से होगा, वो क्या है वो और फ। इसके बाद जिसका उच्चारण नाक से होगा, नासिक जिसको हम कहते हैं, तो इसका उच्चारण होगा यह, यह न न म, नाक से इसका उच्चारण होता है। और ये अलीजी, इसमें क्या होता है क ख ग ज फ, मतलब ये नीचे में जो ये पॉइंट दिया है, ये इसे हम अलीजी वर्ण कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये क ख ग ज और फ ये करते हैं, इसका उच्चारण हम उसके उच्चारण को हम अलीजी कहते हैं। जनरली यहाँ से क्वेश्चन, ये जो लास्ट वाला पॉइंट आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्वेश्चन नहीं बनना है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको भी याद कर लीजिएगा। बस याद तो रखना है कि अगर अलीजी वन कहीं पे चर्चा है तो आपको ये क ख ग ज और फ को याद रखना है। दोस्तों अभी और एक बात करते हैं जो कि टर्म है, जो कि एग्जाम में बराबर देखा जाता है कभी कभी, ये अघोष और घोष ध्वनियाँ क्या होता है। तो दोस्तों स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनिया का वर्गीकरण, अगर हम जब स्वर तंत्रियों नाद के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण करते हैं तो हम दो भाग में बांटते हैं, एक तो होता है घोष और दूसरा होता है अघोष, घोष वर्ण और अघोष ध्वनि, मतलब घोष ध्वनि और अघोष ध्वनि। तो अघोष ध्वनि क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, समझ रहे हो, मतलब वैसा ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं अघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात हर वर्ग का क्या होगा, पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन होता है, मतलब हर एक वर्ग चाहे अ से मतलब क ख से लेके, क्योंकि व्यंजन का चर्चा हो रहा है ना, तो पहला और दूसरा व्यंजन ये क्या होता है अघोष होता है। जैसे अगर हम क वर्ग का बात करते हैं तो क वर्ग में कितने पांच, मतलब पांच वर्ण है, अ आ ई सॉरी क ख ग घ वाह, पांच वर्ण है। तो अगर हम पहला दूसरा बात करते हैं, देखो क ख है ना, च छ, देख लो हर एक का ये दो है, मतलब शुरुआत का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है उसे हम अघोष ध्वनि में रखते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम अघोष ध्वनि की बात करें तो कितना है अघोष वर्ण, अघोष ध्वनियों की संख्या मतलब वही है, ध्वनि बोलो वर्ण बोलो तो कितना 13, और अघोष ध्वनि कितने हैं, ये तो अघोष ध्वनि हमने देख लिया 13, और घोष ध्वनि कितने हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, घोष ध्वनि कहते हैं। तो घोष ध्वनि क्या होता है, तो सभी स्वर और हर वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा, मतलब जितना स्वर है हमारे पास, समझ रहे हो, स्वर और व्यंजन सबका कौन सा, तो तीसरा चौथा और पांचवा। जैसे देखो अगर हम स्वर तो सभी है, जितना स्वर है सब, सभी स्वर है ना, देख रहे हो ना, सभी स्वर और हर वर्ग मतलब और व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा, ये सभी घोष ध्वनि में आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या स्वर घोष ध्वनि है, तो है। जितना स्वर 13 का 13 सब ये घोष ध्वनि है, ठीक है। और व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा। तो देखिए सभी स्वर तो है, इसके बाद ग घ या, ज झ या, ड ढ न, त थ द ध न। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो अगर हम कुल घोष ध्वनि का बात करें तो 31 हुआ। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म एग्जाम में देखा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियाँ, हम इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे हम देखिए आपको बताते हैं, देखो उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से जब हम बांटते हैं वर्ण को, तो ये दो प्रकार से बांटते हैं। मतलब उच्चारण में हम कितना मतलब वायु का ये प्रक्षेप होता है, या फिर आप श्वास भी कह लो, तो अगर हम उसके दृष्टि से जब हम वर्ण को बांटते हैं तो ये दो प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहला होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अभी अल्पप्राण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अगर हमारे मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण बहुत कम होगा या फिर न के बराबर होगा, और साथ ही मुंह से हकार ध्वनि भी ना निकले, तो हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अनंत स्थवर। अब एग्जाम्पल इधर देखो और पता चलेगा। जैसे देखो प्रत्येक वर्ण का देखो क ख, देख रहे हो यहाँ पे प्रथम तृतीय और पंचम बोला है, तो देखो यहाँ पे क ग अण हुआ 3। अब देखो च देखो पहला हुआ, छ नहीं है फिर ज है तीसरा, झ नहीं है फिर या है पांचवा, हुआ ना। तो ऐसा ही है। इसके बाद महाप्राण का हम बात करते हैं। तो महाप्राण में देखो तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होगा, मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो तथा साथ में मुंह से हकार ध्वनिया पे निकले, तो हम उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में क्या होता है, हर वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्म व्यंजन। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो देखो क्या हर वर्ग का दूसरा और चौथा का बात किए थे ना, तो मतलब जो उधर बच गया था। देखो क ख ग में से देखो क देखो पहला होता है, ख देखो दूसरा हुआ, ग देखो तीसरा होता है, और घ देखो चौथा, तो हुआ ना दूसरा और चौथा। वैसे छ में भी देखो छ दूसरा होता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका भी एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं। अभी अब लास्ट टर्म पे हम लोग हैं, जहाँ पे देखो इसको हम बालघात, अनुतान और संगम, ये भी टर्म एग्जाम में देखा गया। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। बालघात क्या होता है देख लीजिए। बालघात को हम स्वरघात भी कहते हैं। अब हम इसको कहते किस, इसका परिभाषा हम देखते हैं। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है हम उसे बालघात कहते हैं, समझ रहे हो। अगर किसी अक्षर पर जब हम बोलते हैं उसमें जो बल देते हैं वो बालघात कहलाता है। बालघात का प्रभाव बोलने और समझने पर पड़ता है। जैसे दिन यहाँ पर दिन शब्द में देखो कोई बालघात नहीं है, ठीक है। परंतु जब हम इस दिन का बात करते हैं यहाँ पर, तो इस शब्द में ये देखो ये दी जो है ना, ये दी वाला वर्ड, ये बालघात का काम करता है। क्योंकि इस दिन का मतलब होता है कि सूरज उग गया, मतलब अभी सूरज है, लेकिन इस दिन का मतलब गरीब होता है, दीन, तो ये बालघात का काम किया है, ठीक है। इस दिन से और इस दिन दोनों मतलब दिन है दोनों, लेकिन एक दिन तो नॉर्मल वाला दिन है और एक दिन गरीब वाला दिन है। और इन दोनों के दिन में जो हमें अंतर बताता है वो क्या, यही बताता है ना, यही ये जो है द दीर्घी का, यही हमें अंतर बता रहा है, दोनों शब्द में अंतर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जब इस पर आधारित एमसीक्यू करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। जस्ट मैं इसके बाद आपको एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अभी अनुतान का बात करते हैं। तो उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं।
मतलब जो आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसमें कितना उतार चढ़ता चढ़ाव का, उतार चढ़ाव मतलब आप कितना तेज बोलते हैं, कितना स्लो बोलते हैं, उसे हम अनुतान कहते हैं। इस स्वर लहर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। देखते हैं सामान्य कथन। सामान्य कथन में अच्छा मतलब हाँ ठीक है भाई, नॉर्मल है। देखो हम इसका तुमको आपको बता रहे हैं यहाँ पे। देखो सामान्य कथन का अच्छा ठीक है चलो। अगर प्रश्नवाचक कहेंगे अच्छा, जैसे होता है प्रश्नवाचक, जैसे आपको बोला अबे जैसे अब बोलते हैं ना ऐसे कि अरे यार उधर बहुत बड़ा मैंने सांप देखा है, तो अच्छा कितना बड़ा है। ठीक है, और एक आश्चर्य सूचक, एक आपको आश्चर्य होगा, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब वो आपको ऐसा बात बता दिया जहाँ से आप आश्चर्य में पड़ गए। तो देख रहे हैं सब देखी है, लेकिन यहाँ पर हर एक का हर एक मीनिंग निकल रहा है। ये कथन क्या है, ये है सामान्य कथन, जो आपको कोई बोला आपने हाँ बोल दिया, ये प्रश्नवाचक है। आपने उसे कोई क्या ऐसा है क्या, एक आपने आश्चर्य सूचक, मतलब आपको आश्चर्य हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं शब्द का किस प्रकार से मतलब इसका अर्थ बदल जा रहा है उच्चारण के ध्वनि के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि यह कलम राम की है। ठीक है, ये सिंपल है। इसके बाद क्या है, यह कलम राम की है, आश्चर्य से, मतलब जैसे आपको मैं बताता हूँ ऐसे, जैसे सपोज आप दो भाई है, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा ये श्याम का है, लेकिन वो था पहले, लेकिन मम्मी ने बोला क्या वो श्याम का है, वो पहले था आपका, लेकिन मम्मी ने अभी क्या बोला वो श्याम का है। तो अभी आपने क्या बोला, अच्छा तो ये श्याम की कलम है। आश्चर्य हुआ ना आपको, क्योंकि ये पहले आपका था, आपको पता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्य समान हैं, पर सुर और अनुतान बदल देने से क्या होता है, प्रथम वाक्य और सामान्य कथन दूसरे वाक्य का आश्चर्यजनक सूचक बन जाता है। वही है। इस बात क्या है, संगम। अगर हम संगम का बात करते हैं तो शब्द और वाक्यों के उच्चारण क्रम में आपातकालीन मौन अवस्था या विराम अवस्था को संगम कहते हैं। संगम किसे कहते हैं, अगर आप शब्द और वाक्यों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में अगर आप अचानक मतलब चुप हो जाते हैं या फिर रुक जाते हैं तो उसे हम संगम कहते हैं। ठीक है, संगम होने या न होने से वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। मतलब एक हिसाब से हम रुके या ना रुके उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे दवाखाना यहाँ पे, ठीक है, दवाखाना लिखा हुआ, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो रुक गया, आपने स्पेस डाल दिया, क्या है दवाखाना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके मतलब कोई अंतर नहीं पड़ा इसके अर्थ में। जैसे दवा पी ली है, दवा पी ली है ना, तो दवा पी ली अलग कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना, तो यही संगम है। अभी पलुत वर्ण एक देखा जाता है बार बार। पलुत वर्ण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे हम पलुत वर्ण कहते हैं। जैसे ऊ, ओम कितना टाइम लग रहा है, तो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसे हम पलुत वर्ण कहते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, उह और ओम। इसके बाद हम वर्ण विच्छेद पे आते हैं। तो दोस्तों वर्ण विच्छेद जो होता है, ये वर्ण विच्छेद क्या होता है, कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है, ये हम आप सब जानते हैं। किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद मतलब क्या, जो एक शब्द है अगर आप उसके सभी वर्ण को तोड़ डालते हैं, मतलब अलग अलग कर डालते हैं, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभी वर्ण विच्छेद का नियम देखते हैं। तो देखो इसका सबसे पहला नियम है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि छिपी होती है। ये तो आपने पहले ऊपर भी पढ़ा है, क्या है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि रहता है। जैसे क अ है ना। संयुक्त व्यंजनों की रचना क्या होता है, 2 व्यंजनों को मिलाने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है, ये भी हमने देखा है। और वर्ण विच्छेद के लिए आपको इसे भी ध्यान रखना है, क्या है, जो कि ये की, जब आप की बोलते हैं ना, की कहर्षिकार, तो इसमें क और ई 2 रहता है। कदर्घीकार में भी क और ई रहता है, क्र में भी क और र रहता है, प्लस अ भी रहता है। जैसे अगर आप धा का बात करते हैं, ये धा जैसे विद्या या विद्यार्थी लिखते हैं, तो उसमें क्या है, द है, य है, आ है, ये ध भी है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर हमने देखिए यहाँ पर कुछ वर्ण विच्छेद का एग्जाम्पल भी इधर लिया है। तो अगर आप कमल का बात करते हैं, कमल एक शब्द है, लेकिन इसमें कितना वर्ण है, तो क अ म अ ल अ, ठीक है। अगर आप ये किसान का बात करें तो की ई स आ न अ, किसान, समझ रहे हैं। ऐसे आप कोई भी देख लीजिए। अगर आप ये शिक्षा का बात करते हैं तो सी ई क स आ, शिक्षा, समझ रहे। तो ऐसा ही कुछ है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वर्ण एंड ध्वनि चैप्टर में इससे बाहर आप
से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार में नहीं समझ आता है फिर से देखिए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर इसका उत्तर दूंगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले इसका MCQ जो हो इस पे आधारित मैंने बनाया है, वो भी अभी मैं आपको कराने वाला हूं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आपके बिहार पुलिस के कांस्टेबल की जो एग्जाम आने वाली है उसके दृष्टिकोण से ही इस वीडियो को पर्टिकुलरली बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग SAA GS सीखो यूट्यूब चैनल।